माइक्रोबियल न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ, ये हमारा यूनिट 3 है माइक्रोबायोलॉजी में। तो माइक्रोबियल न्यूट्रिशन कैसे करता है और उसकी ग्रोथ कैसे होती है, यही हमने आज पढ़ना है। माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो न्यूट्रेंट यूज करके एनर्जी ऑब्टेन करते हैं और नए सेलुलर कंपोनेंट्स बनाते हैं। न्यूट्रेंट जो है वो सबस्टेंस होते हैं जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए होते हैं। तो मोस्ट कॉमन न्यूट्रेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यूज होता है माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए। माइक्रोबियल ग्रोथ, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं, उनकी ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती है। फर्स्ट इज टेम्परेचर, उसके बाद पीएच, ऑक्सीजन, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज पीएच। पीएच जिसको हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी बोलते हैं केमिस्ट्री में। पीएच, कई बैक्टीरिया पीएच 6.5 to 7.5 में रहते हैं और कई मोल्ड्स और यीस्ट 5 and 6 की रेंज में पीएच में रहते हैं। और वो बैक्टीरिया जो एसिड लविंग होते हैं, उनका पीएच वो 0.1 to 5.4 पीएच में रहते हैं। उसके बाद न्यूट्रोफिलस, वो बैक्टीरिया होते हैं, ये वो माइक्रोब्स होते हैं जो 5.4 to 8 पीएच में रहते हैं। और अल्काफाइलस जो वो होते हैं बेस लविंग, जो 7 से लेकर 11.5 पीएच में रहते हैं। दूसरी चीज जो बैक्टीरिया के लिए जरूरत पड़ती है, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर साइक्रोफाइलस हो तो 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड में, अगर साइकोट्रॉपस हो 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड में रहते हैं। अगर मेसोफाइलस हो तो 25 to 40 डिग्री, अगर थर्मोफाइलस 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये भी टेम्परेचर का होना जरूरी है माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए। तीसरा उतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो इसलिए वो मैंने काटी किया। फोर्थ इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मीन्स कि जो वाटर होता है ओशंस में, तो उसकी वजह से एक प्रेशर बन जाता है नीचे की तरफ, कि ऊपर अगर वाटर है तो नीचे की तरफ जो है प्रेशर बन जाता है। तो वहाँ वो प्रेशर भी ज़रूरत होता है कई बैक्टीरियाओं के लिए। उनको हम बोलते हैं बैरोफाइलस, जो प्रेशर लॉइंग बैक्टीरिया होते हैं, जो हाई प्रेशर में रहते हैं। लेकिन अगर वो हाई प्रेशर से बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आ जाएंगे तो वो मर जाते हैं। लेकिन बैरोफाइलस कहाँ रहते हैं, कि समंदर की गहराई जो होती है, तो जो ऊपर पानी होता है, तो उस पानी से उसको प्रेशर रहता है और वहाँ पे वो सर्वाइव करते हैं। दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी ज़रूरत होता है। नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसमें हाइपर ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट होता है कि अगर ज़्यादा ऑस्मोसिस हो, ये ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट हो, एग्जांपल कि ज़्यादा साल्टिश वाटर हो, तो उसमें श्रिंकिंग ऑफ सेल हो जाती है। और हाइपो ऑस्मोटिक वो होती है कि अगर साल्टिश वाटर कम हो तो उसमें सेल जो है वाटर गेन करके वो सेल बर्स्ट हो सकती है। केमिकल रिक्वायरमेंट जो बैक्टीरिया के लिए ज़रूरत है, फर्स्ट इज कार्बन। और कार्बन कैसे कैसे हम पाते हैं, कि एक तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, या कार्बन सोर्स ऑर्गेनिक जो भी मटेरियल होता है उसमें कार्बन पाया जाता है, या कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें भी कार्बन पाया जाता है। तो ये ज़रूरत पड़ती है बैक्टीरिया के लिए। कई बार नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे NH4 या NO3, या नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट, सल्फर की ज़रूरत पड़ती है बैक्टीरियाओं को, फॉस्फोरस, ताकि DNA, RNA और ATP बन जाए बैक्टीरिया में और फॉस्फेट ग्रुप बन जाए। बफर की ज़रूरत पड़ती है, कि जो pH को मेंटेन करके रखता है, कि ना ही एसिडिक ज़्यादा होने देता है ना ही बेसिक। और इसमें पेप्टोन्स और एमिनो एसिड जो है बफर एक्ट कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स या प्यूराइनस, पायरिमिडाइनस भी ज़रूरत पड़ती है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। तो ये थे कि बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं। उसके बाद आता है कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया हम किसको बोलते हैं, कि जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करता है, वो मीडिया, वो न्यूट्रिशन जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करता है, दैट इज कॉल्ड कल्चर मीडिया। जो कल्चर मीडियम न्यूट्रेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। किसी भी माइक्रोब की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए हम न्यूट्रेंट देते हैं माइक्रोब को, उसको हम बोलते हैं कल्चर मीडिया। सिटेराइल वो होता है जिसमें कोई माइक्रोब ना होता है। इनोकुलम वो होता है जो हम माइक्रोब थोड़े से डालते हैं कल्चर मीडिया में, वहाँ जाके वो मल्टीप्लाई करते हैं। जो थोड़े से वहाँ पे माइक्रोब डालते हैं उसको हम इनोकुलम बोलते हैं। कल्चर होता है कि माइक्रोब को हम एक कल्चर मीडियम में डालते हैं, तो वहाँ पे माइक्रोब जो है मल्टीप्लाई हो जाते हैं और वहाँ पे एक कल्चर बन जाता है। अगर एक कल्चर है तो ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है। तो ये सॉलिडिफाइंग एजेंट अगर यूज किसके लिए यूज होता है, कि अगर अगर जो यूज होता है
जो भी कल्चर मीडिया है उसको सॉलिडिफाई करने के लिए हम आगर का यूज़ करते हैं। ये माइक्रोब से मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है और इसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये लिक्विफाई हो जाता है और -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सॉलिडिफाई होता है। मीन्स इस ये जो है जम जाता है, इसकी सॉलिड फॉर्म -40 डिग्री पे आ जाती है। अगर इसमें यहाँ पे क्यों हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो भी न्यूट्रेंट मीडिया होता है, कल्चर मीडिया होता है बैक्टीरिया का, उसमें ये आगर का यूज़ होता है। अब है टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। एक तो नेचुरल मीडिया होता है, जैसे नेचुरली स्पीशीज कहीं पे रहते हैं तो उनको वहाँ पे न्यूट्रिशन मिलता है, दैट इज कॉल्ड ए नेचुरल मीडिया। लेकिन कई बार सिंथेटिक मीडियम होता है कि अगर मैन मेड हम कोई कल्चर बनाए, कोई न्यूट्रेंट बनाए और उस न्यूट्रेंट में माइक्रोब को ग्रो कराए, दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक मीडिया। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स मीडिया। तो इसमें मटेरियल्स यूज होते हैं थोड़े स्लाइटली इन केमिकल कंपोजिशन में, यानी कि हम मैन मेड ही करते हैं लेकिन केमिकल कंपोजिशन थोड़ी डिफरेंट होती है, जैसे पेप्टोन होता है डाइजेशन प्रोटीन के लिए। तो दीज आर टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। लेकिन बेस्ड ऑन पर्पस हमने मेनली पढ़ना है, बेस्ड ऑन पर्पस। एक तो टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया ऐसे हमने पढ़ा कि नेचुरल है कि सिंथेटिक है कि कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मेन हमने ये पढ़ना है कि कल्चर मीडिया की कितने टाइप्स है और इनकी क्या मीनिंग। बेस्ड ऑन पर्पस हम इसको क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट बेसल मीडिया। बेसल मीडिया वो मीडिया होता है जो माइक्रोब्स के लिए होता है, लेकिन उन माइक्रोब्स को ज़्यादा ज़रूरत, जो नॉन फैस्टिडियस बैक्टीरिया माइक्रोब्स होते हैं, कि उनको ज़्यादा न्यूट्रेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, खाली सिंपल सा न्यूट्रिशन का ज़रूरत होता है, दैट इज़ बेसल मीडिया। तो वहाँ पे हम ऐसे बैक्टीरिया को कल्चर कर सकते हैं कि ऐसे बैक्टीरिया को हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं कि जिनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है न्यूट्रेंट्स की। उसके बाद है एनरिचड मीडिया। एनरिचड मीडिया क्या होता है, जो ये वो कल्चर मीडिया होता है जिसमें ब्लड या सीरम हो और इसमें जो मोर डिमांडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हमें ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए, फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस हमें ज़्यादा चाहिए, उनकी मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा चाहिए, तो उस टाइम एनरिचड मीडिया हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया मीन्स एक किस्म की बैक्टीरिया को वो इनहिबिट करता है ग्रोथ के लिए, मतलब एक किस्म के बैक्टीरिया को ग्रोथ नहीं होने देता है, लेकिन जो दूसरे किस्म का बैक्टीरिया होता है उसको ग्रोथ करने देता है, ये ऐसा न्यूट्रेंट मीडिया होता है, इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव मीडिया। उसके बाद आता है डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया ये विजुअली, ये वो मीडिया होता है, ये वो न्यूट्रेंट मीडिया होता है कि जब हम इनमें बैक्टीरिया डालते हैं, बैक्टीरिया तो हर किस्म के, फॉर एग्जांपल बहुत से सारे किस्म के डालते हैं इसमें, लेकिन कलर चेंज में विजुअली हमें पता लगता है इस मीडिया में, इस कल्चर मीडिया में, इस न्यूट्रेंट्स में कि क्या फ़र्क है इन बैक्टीरिया में, कि कितने टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है इसमें। उसके बाद है एनरिचमेंट मीडिया। जो एनरिचमेंट मीडिया होता है ये जैसे एनरिचड मीडिया ही होता है, लेकिन स्पेसिफिकली डिज़ाइन इसलिए होता है ताकि हम कोई पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमें कोई ज़रूरत पड़े तो उसके लिए एनरिचमेंट मीडिया हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट मीडिया, कि किसी माइक्रोब को कहीं पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो ट्रांसपोर्ट मीडिया। और स्टोरेज मीडिया, किसी माइक्रोब को, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहीं पे स्टोर करने के लिए हम स्टोरेज मीडिया का यूज़ करते हैं। सो दिस इज बेस्ड ऑन पर्पस, जो कल्चर मीडिया होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो कैसे ग्रोथ करते हैं या सेल डिवीजन इनका कैसा बन जाता है। माइक्रोबल ग्रोथ जो है इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ सेल्स जब माइक्रोब्स की इंक्रीज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोबियल ग्रोथ। और ये बाइनरी फिशन से होती है, वहाँ पे एक सेप्टम बन जाता है, कई बार बर्डिंग से भी हो जाती है कि छोटा सा बर्ड निकलता है, बर्ड वेजिटेटिव फॉर्म में, बर्ड डिटैच होता है पेरेंट से और उसके बाद वो बढ़ जाता है नए ऑर्गेनिज्म में, नए माइक्रोब में। लेकिन मेनली जो है बाइनरी फिशन से जो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है, डिवीजन इसी से होता है। फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया है तो इसमें बाइनरी फिशन हो जाता है। बाइनरी फिशन में पहले न्यूक्लियस जो है ये डिवाइड हो जाता है दो में, न्यूक्लियाइड, और इसमें भी मेम्ब्रेन बन जाता है इस न्यूक्लियस के अराउंड, और इस न्यूक्लियस के भी अराउंड जो इसमें भी मेम्ब्रेन बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे पार्टीशन लग जाती है, ट्रांसफरस सेप्टम बन जाता है यहाँ पे, उसके बाद ये टूट जाते हैं, डॉटर सेल्स या सेपरेट सेल्स हो जाती है। दिस इज बाइनरी फिशन। अब जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, फॉर एग्जांपल हमने किसी बैक्टीरिया को किसी न्यूट्रिशन में डाल दिया है, अब बैक्टीरिया जो है ऐसे ही डिवाइड करते हैं कि एक बैक्टीरिया की 2 बन जाती है, 2 के 3, 2 के 4 बन जाते हैं और 4 के 8 बैक्टीरिया बन जाते हैं।
इस चीज़ को हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। अब जब बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं, वो कैसे ग्रो हो जाते हैं? तो फर्स्ट इज लैग फेज। लैग फेज में क्या, थोड़ा सा ऑर्गेनिज्म उतने इंक्रीज नहीं होते हैं, खाली साइज में इंक्रीज होते हैं। जो बैक्टीरियल जहाँ पे ये सेल है बैक्टीरिया, ये साइज में इंक्रीज होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे जो भी मटेरियल लगता है वो यहाँ पे सिंथेसाइज हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे इंक्रीज नहीं होता है लैग फेज में। तो लैग फेज ग्राफ पे अगर हम दिखाएंगे तो कैसा दिखता है यहाँ पे लैग फेज। तो यहाँ पे ग्राफ है, तो ग्राफ में लैग फेज ऐसे दिखता है कि ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं होती है बैक्टीरिया की, थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है, ये लैग फेज है। उसके बाद है लॉग फेज। लॉग फेज में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है ये डिवाइड करना स्टार्ट करता है, और एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया निकलते हैं, एक माइक्रोब से दो निकलते हैं, और दो माइक्रोब से चार माइक्रोब निकलते हैं, चार से आठ माइक्रोब निकलते हैं। तो एकदम से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होती है, दैट इज कॉल्ड लॉग फेज। अगर हम इस लॉग फेज को ग्राफिकली दिखाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है, तो हम ग्राफिकली हमें ऐसे दिखा। सो दिस इज लॉग फेज, एकदम से मल्टीप्लिकेशन हो जाती है और बैक्टीरिया नंबर इंक्रीज हो जाता है, एकदम से इंक्रीज, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद है स्टेशनरी फेज। एक टाइम आता है कि बैक्टीरिया को इतनी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, और जितने बैक्टीरिया जो है जन्म लेते हैं या जितने बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं, उतने ही बैक्टीरिया यहाँ से मर जाते हैं। तो वहाँ पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया की जो बर्थ हो जाती है इक्वल्स टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया डेथ। तो यहाँ पे इसीलिए स्टेशनरी फेज में क्या होता है कि ये यहाँ पे स्टेशनरी रह जाता है, कि वहाँ पे ना ग्रोथ होती है ना ही डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स जो है कांस्टेंट रह जाती है, कि बैक्टीरिया इतने ही मर जाते हैं और इतने ही पैदा हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज। एक टाइम आ जाता है कि बैक्टीरिया धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और वो डिक्लाइन फेज की तरफ आ जाते हैं, दैट इज डिक्लाइन और डेथ फेज। सो टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट कि कौन कौन से माइक्रोबियल न्यूट्रिशन ग्रोथ के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद कल्चर मीडिया क्या होता है, और टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया कौन कौन से होते हैं, बेसल मीडिया, एनरिचड, सिलेक्टिव, डिफरेंशियल एनरिचमेंट, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज मीडिया। बैक्टीरिया की बाइनरी फिशन क्या होता है, कैसे ग्रोथ करता है, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी और डिक्लाइन फेज क्या होता है। सो थैंक यू।